हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गति का पहला नियम। आज हम देखेंगे कि जो गति का पहला नियम है वो हमसे क्या चाहता है, उसमें क्या क्या अंदर डिटेल है, वो हमारी डेली लाइफ के अंदर किस जगह, किन किन जगहों, किन किन उदाहरणों पर वो यूज हो सकता है, वो आज हम देखेंगे। उससे पहले उसको समझने के लिए एक ज़रूरी छोटा सा टॉपिक है जड़त्व। ये हम पहले करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ये आपके सामने इतना लिखा हुआ है, इतना सा टॉपिक है, ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे जो गति का प्रथम नियम है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर कहाँ पर यूज होता है और उसका स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से उसको जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हमारा जो टॉपिक है वो है जड़त्व। तो जड़त्व को हम देखते हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो आप मान लो, मैं पहले जरा तो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो किसी डेस्क पर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए ये मार्कर मैंने हाथ पे रखा है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पर कुछ बल लगाऊंगा, मैं इस पर जैसे कुछ बल लगाऊंगा तो ये हिलेगा नहीं, कुछ बल में हिलेगा नहीं। अब इस पे कोई फोर्स तो लग रहा नहीं। ये जो मार्कर है, जैसे मैं इसे हिलाने की कोशिश करूंगा तो इसकी अवस्था परिवर्तन होगी। जैसे मैं इसे हिलाने की कोशिश करूंगा तो इसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है ना, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो इसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जो कहती है कि मेरी अवस्था को परिवर्तित मत करो, जो ये कहती है कि इस अवस्था को परिवर्तित मत करो। और उसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे हम जड़त्व कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई भारी भरकम वस्तु रखी है, जैसे बॉक्स रखा हुआ है, तो उस बॉक्स पर हम जैसे हल्का फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी? क्योंकि उसमें जड़त्व का गुण है, वो विरोध करेगी एक बार कि नहीं, मुझे मत हिलाओ। ठीक है, उसका जो गुण है, वो क्वालिटी है, वो विरोध करेगी। ऐसे आपको कोई बोल कर नहीं कहेगा, उसकी क्वालिटी विरोध करेगी, और उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो वापिस से डेफिनेशन देखिएगा। किसी वस्तु का वह गुण जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करे जड़त्व कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु की ऐसी कोई क्वालिटी, किसी भी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण, एक अंदर का गुण होता है। ठीक है, जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है कि इसके अवस्था परिवर्तन को विरोध मत करो, अवस्था परिवर्तन को बदलो मत। ठीक है, इसकी स्टेट के अंदर जो चेंज है उसका ये विरोध करता है। ठीक है, और उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का, अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करे जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जड़त्व के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि जो जड़त्व है वो एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि है। यानी जड़त्व का कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती है, ये केवल एक क्वालिटी होती है किसी भी वस्तु की, किसी भी थिंग की। ठीक है, इसका कोई मात्रक और कोई भी विम या सूत्र इसका नहीं होता है, इसकी केवल एक क्वालिटी है। ठीक है, और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है। यानी जितना ज्यादा किसी वस्तु का मास होगा उतने ज्यादा जड़त्व होगा। आपने मान लो मार्कर लिया, मार्कर का मास बहुत हल्का है, तो इसमें जड़त्व क्या होगा, कम होगा। ये हिल रही है इतनी आसानी से। अगर इसी जगह आपने कोई मान लो 2-3 किलो का वाट ले लिया, तो इसको हिलाने की कोशिश करोगे तो उसका मास बढ़ गया, मास बढ़ने के कारण उसका जड़त्व बढ़ जाएगा। यानी जड़त्व प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे m बढ़ेगा वैसे जड़त्व बढ़ेगा। इसी तरह आपने मान लीजिए कोई बहुत भारी भरकम वस्तु ले ली और उसको हिलाने की कोशिश कर रही हो, तो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें जड़त्व ज्यादा है। यानी द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ जड़त्व भी बढ़ जाता है। यानी जड़त्व जो है वो प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान की। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये बात आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। जड़त्व के बारे में ये थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है। अब हम देखते हैं गति का प्रथम नियम। अब देखो गति का प्रथम नियम, देखो गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है, न्यूटन ने अपनी गति के 3 नियम दिए थे, उसमें से आज हम पहला नियम देखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु, आप पहले नियम को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले ऐसे, ठीक है ना। तो गति का प्रथम नियम क्या कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है या एक समान वेग से गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से इसको ठंडे माइंड से पढ़िए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे या बल न लगे। आप यहाँ से ये शब्द अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नियम क्या कहना चाह रहा है,
ये नियम कह रहा है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह हमेशा स्थिर रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई धक्का या हम उसे करें नहीं, ऐसे आगे सरकाएं नहीं, ठीक है। और यदि कोई वस्तु गतिशील है यानी ऐसे चल रही है तो हमेशा चलती ही रहेगी जब तक कि कोई उसे रोकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हम जब अपने डेली लाइफ के अंदर किसी बॉल को मान लीजिए ऐसे फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि ये बॉल तो थोड़ी सी दूर जाने के बाद रुक जाएगी, ये तो आगे जाती ही नहीं है, ये रुक जाती है। ये क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसमें घर्षण बल लगता है। क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। यदि आपने एकदम एकदम निर्वात जैसी कोई स्थिति पैदा कर ली है या ब्रह्मांड में आप जैसे कोई चीज फेंकते हैं तो वो चीज कभी वापस नहीं आती, वो हमेशा गतिशील ही रहती है। इधर फेंक दी तो इधर गतिशील ही रहेगी। इसीलिए सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह एक बार चक्कर लगाने शुरू हो गए तो वो सारी अभी तक चक्कर लगा ही रही है, अभी भी पृथ्वी घूम ही रही है, ठीक है। क्योंकि वहां पर कोई और फोर्स नहीं है। अब वहां पर कोई और फोर्स नहीं है, इसी कारण एक बार गतिशील कर दिया तो हमेशा गतिशील ही रहेगी। इसी कारण सैटेलाइट एक बार फेंकने के बाद वो आपस में घूमते रहते हैं, चारों ओर अपनी कक्ष के अंदर घूमते लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। एक बार घुमा दिया, हमेशा ही घूमता रहेगा, ठीक है। यही प्रोसेस जो है वो गति के प्रथम नियम में होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर अपनी पृथ्वी पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कई प्रकार के फोर्स लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर लगता है, यहाँ पर वायु का प्रतिरोध लगता है, जैसे हवा चलती है तो वो सामने आती है, ठीक है। यहाँ पर घर्षण बल लगता है। तो 3-4 प्रकार के बल जो है यहाँ पर गति करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने एक बॉल फेंकी, ठीक है। अब बॉल फेंकी तो बॉल कुछ देर बाद चलने के बाद रुकेगी, तो आप वापस से धक्का लगाएंगे। अब आप ये मत सोचिए कि आप बॉल को गतिशील करने के लिए धक्का लगा रहे हैं, यानी बॉल को चलाए रखने के लिए धक्का लगा रहे हैं, नहीं। आप उस पर जो घर्षण बल लग रहा है उसको संतुलित करने के लिए बार बार बल लगा रहे हैं। आप जैसे ही बॉल फेंकोगे तो बॉल के ऊपर घर्षण बल कार्य करने लगेगा, वो उसको रोकने का प्रयास करेगा। आप फिर से मारोगे उस घर्षण बल को संतुलित करने के लिए। किसको संतुलित करने के लिए? उस घर्षण बल को संतुलित करने के लिए, ताकि आपका फोर्स और वो जो घर्षण बल लगा है वो दोनों बैलेंस हो जाए और वस्तु चलती रहे, ठीक है। यदि घर्षण बल नहीं होता तो आप एक बार ऐसे छोड़ देते तो वस्तु चलती रहती, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई ऐसा एक फर्श लिया, ठीक है, ये फर्श है और इसके ऊपर हमने कोई ऐसा समतल लिया, ठीक है, ऐसा समतल लिया। इसके ऊपर मान लीजिए कोई घर्षण बल नहीं है, कोई घर्षण बल नहीं है। तो यदि हम यहाँ से एक बॉल छोड़ देते हैं तो वो बॉल हमेशा अनंत काल तक गति करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? घर्षण बल नहीं है। लेकिन डेली लाइफ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, यानी घर्षण बल आ जाता है, वायु का प्रतिरोध आ जाता है, जो कि बॉल को रोकने का प्रयास करते हैं और अंततः रोक भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे या फोर्स न लगे, ठीक है। यदि फोर्स नहीं है तो वस्तु या तो स्थिर रहेगी या एक समान वेग से गतिशील रहेगी, ठीक है। ये एकदम आइडियल सिचुएशन है। यहाँ पर पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है। जब आप निर्वात में जाएंगे एकदम, तब यहाँ पर ये सिचुएशन एकदम लागू होगी। न्यूटन एकदम बाहर जाकर पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए इस बात को सोचा था। अगर वो इस डेली लाइफ की सोचता तो कभी ये नियम बना ही नहीं पाता, ठीक है। तो डेली लाइफ के अंदर जो है फ्रिक्शन फोर्स, वायु का प्रतिरोध यानी एयर रेजिस्टेंस, और 3-4 प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल और अनेक प्रकार के फोर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी कारण जो है वो हमारा ये नियम जो है यहाँ पर लागू नहीं होता है। यदि हम निर्वात में जाएं तो ये नियम हमारा लागू होता है। जैसे पृथ्वी घूम ही रही है, अभी तक घूम ही रही है, पता नहीं किसने धक्का लगाया था, ठीक है। तो वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं कि ये जो गति का प्रथम नियम है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूटन ने नहीं दिया था। न्यूटन से पहले गैलीलियो ने इसे दे दिया था। गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक आया था, उसने इसको पहले ही दे दिया था। बस उसने इसका नाम दिया था जड़त्व का नियम। गैलीलियो ने जब इस नियम को बनाया तो उसने इसे जड़त्व का नियम कहा। फिर न्यूटन भाई साहब आए, न्यूटन भाई साहब ने इसको क्या किया? पहला नियम बना लिया अपना, और उसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम दे दिया। जबकि गैलीलियो ने पहले ही इसे जड़त्व का नियम दे चुका था नाम, और उसको नियम को ये बना चुका था, ठीक है, नियम को ये बना चुका था। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर आपको 2 चीजें समझाता हूँ, ठीक है। न्यूटन की गति में क्या कह रखा है कि न्यूटन की गति में कह रखा है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यानी यहाँ पर फोर्स क्या है? 0 है। यहाँ पर फोर्स नहीं है तभी तो ये नियम लागू होगा। यानी फोर्स क्या है? 0 है। तो फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये तो आपको आती होगा, तो ये 0, ठीक है।
और ए बराबर क्या आ जाएगा, जब ये जीरो ये एम बट्टे में जाएगा तो ये भी जीरो, यानी यहाँ पर त्वरण कितना है, जीरो है। क्या है, त्वरण कितना है, जीरो है। त्वरण कितना है, जीरो है। अब त्वरण जीरो है तो हम दो चीजें यहाँ से कह सकते हैं कि या तो वस्तु जो है वो क्या है, स्थिर है, ठीक है, या वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, क्योंकि त्वरण जीरो तभी होता है जब वस्तु एक समान वेग से या एक समान चाल से गतिशील है, ठीक है। और यदि एक समान चाल से गतिशील है तो भी उसमें त्वरण हो सकता है, ठीक है, दिशा में परिवर्तन के कारण, तो चाल रहने देते हैं। तो इस यदि कोई वस्तु के ऊपर जो है त्वरण जीरो है तो वह वस्तु या तो स्थिर होगी या एक समान वेग से गतिशील होगी। अब हम ऐसे तो पता लगा नहीं सकते कि कोई वस्तु स्थिर है, एक समान वेग से गतिशील है, और हमें टोटल फोर्स के बारे में जानकारी भी नहीं रहती कि इस वस्तु के ऊपर टोटल फोर्स जो है वो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। तो हम क्या करेंगे, हम वस्तु को देखेंगे, हम वस्तु को देखेंगे, या तो वस्तु इस प्रकार से होगी और या कोई वस्तु मान लीजिए गाड़ी होगी, ठीक है, ठीक है। अब यदि वस्तु चल रही है, यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा, जीरो होगा, यानी तब हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना है, जीरो है। इसके यदि गाड़ी चल रही है तो हमें पता नहीं चलेगा, यदि वो एक समान वेग से नहीं चल रही है तो हमें पता नहीं चलेगा कि उस पर कितने कितने प्रकार के बल लग रहे हैं, पता नहीं, अभी कितने प्रकार के बल खोजे भी नहीं गए हैं, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील कर रही है तब उसका त्वरण कितना होगा, जीरो होगा। त्वरण जीरो होने का हो तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर टोटल नेट फोर्स कितना है, जीरो है। टोटल नेट फोर्स कितना है, जीरो है, यदि केवल वह एक समान वेग से गति करे तो, ठीक है। दूसरी, यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु जो है m द्रव्यमान की वस्तु जो है वो किसी बॉक्स के ऊपर पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, और यदि वो स्थिर है तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के ऊपर टोटल नेट फोर्स कितना है, जीरो है। क्योंकि उसका त्वरण कितना है, जीरो है। तो हम त्वरण जीरो तभी कह सकते हैं जब या तो वस्तु स्थिर हो या वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, ठीक है। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के अंदर इन दोनों वस्तुओं को एक ही माना गया है, ठीक है। इस अवस्था को, स्थिर अवस्था को और एक समान वेग से गतिशील अवस्था को, दोनों अवस्थाओं को एक माना गया है, क्योंकि इस दोनों अवस्था में एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। और त्वरण जीरो होने का मतलब है फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। और हमें किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले टोटल सारे फोर्सेज की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए हम वस्तु की अवस्था को देखकर पता लगाते हैं कि फोर्स कितना है, जीरो है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो फोर्स कितना है, जीरो है। यदि वस्तु स्थिर है तो फोर्स कितना है, जीरो है। यदि वस्तु स्पीडली चल रही है, स्पीड बढ़ रही है लगातार, तो उसके ऊपर फोर्स कितना है, जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि वस्तु की स्पीड लगातार बढ़ रही है, यानी कुछ ना कुछ ऑसिलेशन है। अगर कुछ ना कुछ ऑसिलेशन है तो कुछ ना कुछ फोर्स भी होगा, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और ये डेली लाइफ के अंदर लागू नहीं होता है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, ये बहुत सारे फोर्सेज हैं जो लगते हैं, और उसके कारण ये यहाँ पर लागू नहीं होता, ये केवल निर्वात के अंदर ही लागू होता है, ठीक है। तो आई होप you understand this topic very well and subscribe my channel and please support me.